हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। हम लोग अपने साइंस के प्रैक्टिस सेट की ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोगों ने टोटल 27 क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जितने भी उसमें पॉसिबल चांस है क्वेश्चन बनने के सबको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और लास्ट में आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सबसे पहले जो भी यहाँ प्रश्न आएगा उनका आप खुद से सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए, खुद से ऑप्शन चूज करिए, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला या डी वाला, ये चारों सही है ना भैया। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। एयर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वायु के संबंध में, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जब बात वायु की आ रही है, हवा की आ रही है, तो सबसे पहले हवा की हवा निकाल देते हैं, है ना भैया। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी के कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की एक लेयर है, एक परत है जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। वायु जो होता है वो कई गैसों का मिश्रण है, वायु अकेली नहीं है। कुछ सालों तक यानी 1800 शताब्दी तक तो यही माना जा रहा था कि वायु में सिर्फ वायु है, सिर्फ एक गैस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि वायु जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें क्या क्या है सबसे पहले उनको नोट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, पहले नंबर पे नाइट्रोजन है भैया। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसमें नंबर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो हमें भी नहीं डालना चाहिए। चलो भैया हम नंबर को ही मिटा देते हैं, भैया नंबर मिट जाओ। ठीक, ये देखो नाइट्रोजन है, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। जितनी चीजें यहाँ नोट करवाई जा रही हैं सब एनसीईआरटी को बेस में रख के, ठीक है भैया, एनसीईआरटी बेस पर जितनी चीजें हैं सब बताई जाएंगी ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन होती है जो कि है आपकी 78%। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है भैया, 21%। ठीक, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, चलो हम लिख दिए ऐसे ही, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही कम है भैया, आप ये मान के चलो 0.04%, क्योंकि हमारे पास 78 ये लेके चला गया। ये एक्चुअल में 78 नहीं होता है, 78.09%, लेकिन लिखा मोटा मोटा ऐसे लिख दिया जाता है कि 78% ये हो गया। ऑक्सीजन 21%, 99% तो यही दोनों लेके चले गए। बाकी 1% में ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन ये दोनों तो याद होने चाहिए। ठीक, इसके साथ में अन्य गैसें भी हैं, परसेंट नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग है, आर्गन अलग है, एलियम अलग है, सब अलग अलग है ना। देखो अन्य कैसे हैं, अभी भी साथ में जलवाष्प भी है इसी में, उसके बाद धुआं भी इसी में है, इसी में धूल कण भी है। तो जिसको आप वायु कहते हैं वो इतनी चीजों का मिश्रण है। ठीक, तो इतनी चीजों के मिश्रण से वायु बनती है। वायु हर जगह है भैया, हर जगह है, यहां तक मिट्टी में भी वायु है। अभी हम एग्जांपल देंगे, अभी ये पढ़ेंगे ना तो एग्जांपल देंगे कि कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो पहले पढ़ ही देते हैं। देखो, एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, कह रहा है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। आपको क्या करना है कि आपको एक मिट्टी का ढेला लेना है और गिलास में पानी ले लेना है। ठीक है, उस मिट्टी को ढेले को आपको पानी में डालना है। पानी में जब आप डालोगे तो उसमें से बुलबुला निकलेगा। वो बुलबुला क्या है भैया, मिट्टी में वो एयर थी, वायु थी, वही तो बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मृदा में भी वायु होती है, और ये कह रहा है कि उपस्थित नहीं होती, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो यही तो ये इसके हिसाब से सही है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला वाला ही सही नहीं है, इसका मतलब ये वाला हमारे हिसाब से आंसर हो गया। ठीक, अब ये तीनों सही है कि नहीं वो देख लेते हैं। देखो, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही बात है। जो जल चक्र होता है मतलब पानी से पहले वो वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाता है, संघनन होता है, फिर बादल बनता है, फिर उसके बाद
इकट्ठा होकर के जमीन पे आते हैं, फिर वही बनता है ना जलचक्र जिसको कहते हैं, उसमें वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है, अगर वायु नहीं होती है तो कैसे ऊपर पानी जाएगा भैया, होगा ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सही बोला है, वो तो गलत वाला पूछ रहा था, तो ये वाला सही है। फिलहाल ये देखो कह रहा है कि वायु स्थान घेरती है, हाँ सही बात है, वायु स्थान घेरती है। क्या है, वायु में भार होता है, हाँ सही बात है कि अगर आपके पास एक छोटा सा बलून है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, जब आप बिना उसमें हवा भरे उसको वजन करोगे, उसके बाद हवा भर के वजन करोगे, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वायु जो है स्थान भी घेरती है, वायु का भार भी होता है, मृदा में भी वायु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following represent correct matching of the organs of digestive system in column A with the function in column B। ये ग्लैंड है यानी अंग है, और ये जो है उनके कार्य हैं, इनको इसमें मिलाना है, और कौन सा ऑप्शन सही मिलाया गया है ये आपको बताना है। देखो पहले में लीवर है यानी यकृत है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। इसमें लिखा हुआ है पहला वाला वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, या देखो इसमें लिखा हुआ है जहां पित्त रस संचयित होता है, या इसमें लिखा हुआ है क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त होता है, और इसमें लिखा है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपको एक चीज पता है, ये बहुत छोटे थे तब से पता है ना, क्लास 6-7 में पढ़ रहे थे तब से पता था कि लीवर जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर यही जानकारी आप इसमें जानते हैं ना, तब भी आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो लीवर, ये लीवर है भैया, यकृत, इसको कहां मिलाना है, लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी पहला वाला जो मिलेगा वो चौथे से मिलेगा, ए वाला जो मिलेगा वो चौथे से मिलेगा, ए वाला चौथे से मिल जाएगा, तो ए वाला चौथा पहले वाले में ही है, बाकी किसी में देखो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। बस इतना ही था, अगर आपको पता तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा थोड़ी ना करना है कि आप सिर्फ ऑप्शन के थ्रू कर दो, नहीं, हमें तो पूरा बताना है ना भैया, ताकि इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसकी धज्जियां उड़ा सको। चलो देखो लीवर, लीवर सबसे पहले हम बात करें, लीवर को हिंदी में कुछ लोग कहते हैं कलेजा या यकृत या फिर जिगर जिसको कहते हैं ना, कलेजे में दम हो तो आ जाओ, है ना, कलेजी कलेजा जो भी आप कह लो, या जिगरा आपका मजबूत हो तो आओ, है ना। तो वो जिगर कहाँ होता है, वो दाहिने साइड पे होता है, दाहिने साइड पे यहाँ पाया जाता है जिगर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसी में जो जूस बनता है उसके लिए अलग से थैली होती है, उसमें जो जूस बनता है उसके लिए अलग से थैली होती है, वो अपना जूस अपने पास नहीं रखता, अपनी थैली में स्टोर करता है, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको कहते हैं। सही, उस थैली को पित्ताशय बोला जाता है, उसमें जो रस होता है उसको पित्तरस कहते हैं। सही है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमाशय क्या होता है, स्टमक क्या होता है। सर जी जब हम खाना खाते हैं वो मुंह में जाता है, मुंह से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली एक यहाँ एक जे आकार का एक थैला होता है, थैलानुमा होता है, जिसमें खाना जाके पहले मिलता है, वहीं जाता है, खाना स्टोर होता है, कुछ देर के लिए रुकता है। अब वो जो है छोटी आंत में जुड़ा होता है, छोटी आंत में जुड़ा होता है, जिसको स्टमक बोलते हैं, वहां खाना स्टोर होता है। स्टमक में 3 चीजें होती है, आराम से सुनिएगा। स्टमक की जो दीवार होती है ना, बहुत मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, ताकि भैया खाना इधर उधर ना निकल जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, काट पीट के निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और उस मोटी दीवार को यानी उस जो थैली है, उस थैली को सुरक्षा देने के लिए वहां पर कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। जैसे आप कोई सूखा उखा खा लेते हैं तो वहां रगड़ ना पड़े, इसलिए वहां पर जो स्लेस आपका मतलब चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है वहीं से निकलता है। ठीक, दूसरी चीज उसमें एसिटिक अम्ल हो निकलता है। एसिटिक अम्ल किस लिए निकलता है, जैसे कुछ ऐसे सैनिक हमारे अंदर चले जाएं जिनको अंदर जाना नहीं था, कुछ ऐसे बैक्टीरिया चले जाएं जो हानिकारक हैं जिनको अंदर जाना नहीं था, उनको मारने के लिए एसिटिक एसिड वहां निकलती है। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। और पाचक रस भी निकलते हैं। सर जी पाचक रस निकलते हैं, ये क्यों, क्योंकि पाचक रस ही वहीं पर आपको प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन वहीं स्टार्ट हो जाता है, वहीं आपके स्टमक में ही
जो प्रोटीन है वही टूटने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है? तो प्रोटीन का होता है। कहां से शुरू होता है? स्टमक से, पेट से। सही है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि वही पाचक रस से निकलता है? तो उसके लिए छोटी सी स्टोरी है। एक मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे, कनाडा के थे, जिनको गोली लग गई। कई जगह गोली लगी, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं थे देखने के लिए अच्छे, तो उनको लाया गया अमेरिका में, जहां पे ब्यूमॉन्ट नाम के एक सैनिक को देखने वाले वो थे, डॉक्टर थे। उन्होंने उनका इलाज किया, जान तो बच गई, जान बचा लिया, लेकिन पेट में एक गोली लगी थी, वहां टाका अच्छी तरीके से नहीं लगा पाए और वो सुराख बना रहे, बस खाली उसको टेप से चिपका दिए। उसके बाद उसको टाका सही तरीके से नहीं लगा पाए। जब रात हुई तो वो देख रहे हैं कि उसमें जो खाना खाया है उसने, वो अंदर मंथन हो रहा है, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। और ये तोड़ कौन रहा है? पाचक रस। तो पाचक रस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में खानों को तोड़ता है। मतलब ये मान के चलो कि पेट में ही आधे से ज्यादा पाचन हो जाता है, एकदम महीन कर दिया जाता है। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो जो स्टमक है वो खुलता है छोटी आंत में, खुलता है छोटी आंत में, लेकिन वो दरवाजा तब तक नहीं खोलता है जब तक ये पूरा मसाला पिस ना जाए। मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जब तक बट नहीं जाता है तब तक वो रास्ता नहीं देता है छोटी आंत में जाने के लिए। तो ये रियल घटना है। कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। सर जी अमाशय के बारे में समझ गए, पित्ताशय अभी बता दिए जिसमें पित्तरस होता है। अब आप पूरा मिला सकते हो। जैसे देखो अमाशय जो है यहाँ जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, इसका मतलब इसको इससे मिलाना है, बी को पहले वाले से, देख लो बी को पहले वाले से। सही है। पित्ताशय के बारे में बता दिए हैं, जहां पित्तरस संचयित होता है, इसका मतलब ये वाला सही है। और बाकी जो बच गया वो तो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये भी देख लो, अग्न्याशय यानी पैनक्रियास क्या होता है? आपका स्टमक अगर ऐसे है तो उसके नीचे एक हल्के पीले कलर की थैली होती है जिसमें पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास और पित्तरस यानी जिसको यकृत, ये दोनों नली जो है छोटी आंत में खुलती हैं, छोटी आंत में खुलती हैं, वहीं पर रस पहुंचाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं। अग्न्याशय क्या है? क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। बस इतना जानकारी से आपका पूरा हो गया। तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई में अनुपात क्या है? तो भैया जी छोटी आंत, चलो यहां हम लिख दे रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर लगभग होती है। 7.5 मीटर। नाम है छोटी आंत लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, 7.5 मीटर ये छोटी आंत की है। और वहीं अगर बड़ी आंत की देखा जाए तो लगभग 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दोनों की लंबाई का अनुपात बताओ, तो पहले जो रहेगा उसको पहले रखिएगा, जो बाद में रहेगा उसको नीचे रखिएगा। काट पीट करके आंसर बता दीजिए। जैसे ये छोटी की है, ये बड़ी की है, दोनों का अनुपात देखो। अनुपात का मतलब बटे। सर जी मीटर से मीटर शहीद हो गया, दशमलव से दशमलव शहीद हो गया, 15 एकम 15, 15 पचे 75। इसका मतलब यह हुआ कि 5:1। छोटी और बड़ी आंत में जो लंबाई का अनुपात है वो 5:1 है। इतना याद होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाम है छोटी लेकिन लंबाई है लगभग 7.5 मीटर, और नाम है बड़ी आंत लेकिन लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, लगभग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? भैया इस क्वेश्चन का आप अगर आंसर करेक्ट देते हैं तो आपको 1 गिलास दूध फ्री है हमारी तरफ से। ठीक, तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ भैया, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मिल्क के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग जान लेते हैं, दूध के बारे में जान लेते हैं। देखो दूध में जल जो होता है, जल जो होता है वो 85% होता है, लगभग 85% उसमें जल होता है। ठीक, यानी अगर आपके पास 1 क्विंटल तेल है, सॉरी दूध है, मतलब 100 किलोग्राम आपके पास दूध है तो उसमें 85 किलोग्राम पानी है। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक, अब बाकी चीजें क्या हैं? बाकी चीजें आप आराम से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या पाया जाता है। देखो हम यहां से लिख देते हैं विटामिन। विटामिन में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है।
इतनी विटामिन पाई जाती है। बस आप ऐसे याद करो कि विटामिन सी नहीं पाई जाती है, काम खत्म, बाकी सारी पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारी विटामिन इसमें पाई जाती है। इसके साथ में पोटेशियम, सॉरी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, वसा, और इसी में लिख लो आयोडीन, कैल्शियम, दूध में इतनी चीजें होती हैं भैया, इतनी चीजें होती हैं। अब चलो पढ़ते हैं, अब तो आप तुरंत सही कर सकते हो। देखो, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कह रहा है कि कौन से पोषक तत्व तो होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन तो होती है, विटामिन सी नहीं होती है। विटामिन सी ना होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट, हाँ होता है, लैक्टोज के फॉर्म में, इसमें लिख लो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं भैया। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं? लैक्टोज के फॉर्म में। ठीक, चलो, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए गलत। ठीक, ये वाला गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन होता है, आयरन नहीं होता है, कहां लिखवाया हमने? चलो ये भी गलत है सर जी। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तीनों पाई जाती हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो लोग सही आंसर दिए थे ये अपना एक गिलास दूध ले ले भैया, और पी करके कम से कम 3 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितना यहाँ नोट करवाया जा रहा है हमने पहले ही बता दिया है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ोगे यही सारी चीजें आपको मिलेगी, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से देख लो, पूरा पूरा पढ़ा हुआ तैयार हो जाएगा, है ना भैया। चलो देखते हैं, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सेल्स के बारे में ट्रू है, सही है, वो आपको बताना है। पहला है, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। किसी ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। सबसे पहले सेल समझते हैं, सेल क्या होता है? सेल वो बैटरी वाला सेल नहीं भैया, वो सेल नहीं है। जिस तरीके से किसी मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारे ईंट होती है, मतलब किसी मकान को बनाने के लिए जो काम ईंट का होता है, वैसे किसी शरीर को बनाने के लिए वही काम कोशिकाओं का होता है। सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, याद होना चाहिए। कोशिका की खोज, चलो हम यहां लिख दे रहे हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट क्या लिख दिए भैया? रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और यहां पर एक वर्ड आया है टिश्यू, यानी ऊतक। देखो, ऊतक समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक ही कार्य करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके दोस्त हैं, आपका जैसा दिमाग है, 4 दोस्त ऐसे रहे जिनका दिमाग मैच करने लगे ना, और उसके बाद किसी को मारना रहे तो चारों मिल करके मारने लगते हैं, तो वही चारों जो हैं वो मिल करके ऊतक बनाते हैं। एक जैसी संरचना वाले लोग अगर मिल जाते हैं तो उनको ऊतक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जैसी संरचना वाले लोग एक ही कार्य के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऊतक, यानी कोशिका में ऊतक बोला जाता है। सही है, तो किसी ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, यही तो बताएं भैया। समान संरचना वाले लोग अगर एक जैसे मिल जाएं और एक ही काम के लिए मिले तो उनको क्या बोला जाता है? ऊतक। ठीक, इसका मतलब ये सही है। बाकी सब गलत है? हाँ, बाकी सब गलत है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार, साइज जो है समान होता है? नहीं। जैसे हम हैं, हमारी कोशिकाओं का साइज हो सकता है किसी का छोटा हो, किसी का उससे थोड़ा बड़ा हो, किसी का और बड़ा हो, किसी का एकदम छोटा हो। सही है, तो इसका मतलब कोई भी आदमी हो, चाहे जीव हो, चाहे जो हो, उनकी कोशिकाओं का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस यहां पर कह रहा है कि समान होता है, इसका मतलब ये गलत है।
समझ में आ गया है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कोशिका, उसका अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इतनी बड़ी है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी वो तो आपको पता है, ये तो याद होना चाहिए, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम इसका डायमेंशन लिखवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, 180 से 137 या 140 लिख सकते हो, ये होता है। ठीक, चलो भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ये याद रखना है। और सर जी ये क्या है, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है? नहीं, जितनी प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें कोशिका नहीं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो हमने बता दिया। प्रोकैरियोटिक वाली जितनी भी हैं उनमें उनमें जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है? नहीं। हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड में 2 कोशिकाएं हैं, एक का नाम WBC है, एक का नाम RBC है। एक है श्वेत रक्त कणिकाएं, एक है लाल रक्त कणिकाएं। हमारे दोनों की साइज बदलती रहती है। जो WBC है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे हानिकारक जीव पहुंच गए हैं जो हमला करने वाले हैं, तो वो अपनी साइज जो है बढ़ा देती है उनको निगलने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको मारने के लिए। तो सबकी साइज अलग अलग होती है, उनका आकार अलग अलग होता है। तो ये कह रहा है कि सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है? नहीं भैया, गोल भी हो सकती है, चिपटी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, इसका मतलब ये गलत है। सही है, तो बात ये नहीं है कि आपने ये वाला सही किया, बात ये है कि आपने ये तीनों सीखा कि नहीं सीखा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधि से सही मिलान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है माता पिता की संतति, मतलब एक जैसे संतान को उत्पन्न करना, वही होता है जनन। अब यहां पर देखो, ईस्ट में कैसे जनन होता है, आलू में कैसे होता है, शैवाल में कैसे होता है, कवक में कैसे होता है। अगर आपको सिर्फ एक पता है तो आप उससे सही कर सकते हैं, बहुत ही आसान। आलू में सबको पता होता है, आलू में कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन होता है। सर जी ये क्या होता है, बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले कायिक क्या होता है? कायिक अंग 3 होते हैं। जैसे पौधा है कोई, उसके 3 अंग कायिक बोले जाते हैं। कौन कौन? एक होता है जड़, एक होता है तना, एक होता है पत्ती। अगर जड़, तना, पत्ती के द्वारा कोई जनन करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कायिक प्रवर्धन से अपना जनन कर रहा है। तो आलू क्या है? आलू एक तना है। ओहो, ये क्या सर जी, आलू तो एक फल होता है? नहीं भैया, आलू एक प्रकार का तना है। तो तना, अगर तने के द्वारा, जैसे आलू आप बोते हैं ना, तो एक तना है, तने के द्वारा एक आलू दूसरा निकलता है ना, इसका मतलब कायिक के द्वारा वो निकलता है। तो ऐसे जनन को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो अगर आपको बी से पहला वाला आपने मिला दिया है, बी से पहला वाला अगर आपने मिला दिया है तो देखो यही मिल रहा है, तो बस काम खत्म है, ये वाला सही हो गया। बस इतना ही था। लेकिन अगर वो भी नहीं पता है तो आपको चारों फिर पता होना चाहिए, तभी आप मिला पाएंगे। चलो हम मिला देते हैं आपको। दूसरा है बीजाणु समसंग, बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण। ये क्या होता है सर जी? बहुत ही आसान है। देखो, एक कोई छोटा सा बीजाणु होता है जो किसी पौधे पे बैठा रहता है, उसके बाद वहीं पर फल बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़े। अरे इतना बड़ा नहीं, बस खाली बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद उस पर जो परत लगी रहती है बाहरी, वो फट जाती है, उसमें से कई निकलते हैं, और हवा और पानी के द्वारा एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई बांग्लादेश, कोई चीन, ऐसे ऐसे उड़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद जहां बैठेंगे वहां का फिर अगर सही सब कुछ मिल गया, उनको दाना पानी खाना वाना सब कुछ मिल गया सही तरीके से, फिर वहीं धीरे 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 बढ़ेंगे। उसके बाद जब बढ़ जाएंगे तो फिर उनकी झिल्ली जो है फट जाएगी, फिर से उड़ जाएंगे इधर उधर, तो उसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण। ठीक है, ऐसा किसमें होता है पहले ये समझ लो, अभी मिला दे रहे हैं। ठीक, अब खंडन देखो, खंडन क्या होता है सर जी? शैवाल, स्पाइरोगाइरा, एक शैवाल है स्पाइरोगाइरा, जिसका जो वो होता है जनन होता है वो खंडन के द्वारा होता है। खंडन क्या होता है सर जी? शैवाल आपने देखा होगा स्पाइरोगाइरा, अब कहीं इधर उधर चले जाओ, तालाब बोला आपके पास, अगर ऐसे है तो क्या होगा? बीच से टूट जाएगा,
बीच से टूट जाएगा। उसके बाद आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। जो आधा इतना बड़ा रहेगा, मान लेते हैं इतना बड़ा रहेगा ना, फिर से अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल गई वो फिर से बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद फिर से बीच से टूट जाएगा, फिर दो बन गए। ऐसे धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। सही है, खंडन यानी बीच से टूटते बढ़ते रहते हैं। जैसे एक था, अब दो हो गया, दो से चार हो जाएंगे, चार से ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है शैवाल के द्वारा। तो खंडन जो होता है वो शैवाल कहाँ है भैया? एल्गी, स्पायरोगायरा, हमने बता दिया ना स्पायरोगायरा। अच्छा, मुकुलन क्या होता है? बडिंग क्या होता है? ईस्ट। अरे जो रोटी वोटी में पड़ती है भैया ईस्ट, उसमें क्या होता है? देखो, अगर मान लो एक कोशिका ऐसे है, इसमें ये इसका केंद्र है। अच्छा, कोशिका के बारे में कुछ चीजें और जान लो। देखो, मान लो ये है कोशिका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, एक पॉलीथीन ले लो। पॉलीथीन में थोड़ा सा पानी भर दो, थोड़ा क्या, आधे से ज्यादा भर दो। उसके बाद उसको पैक कर दो। ठीक है, उसको पैक कर दो, और पैक करने से पहले एक छोटा सा बॉल डाल दो। अब सुनिए, जो आपने पानी डाला है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और जब आप उस झिल्ली को इधर उधर रखेंगे तो क्या उसका साइज एक जैसा रहेगा? अगर आप हाथ लगा देंगे तो बटुर जाएगी, उधर रख देंगे तो उधर फैल जाएगा, है ना। उसका आकार जो है हमेशा घटता बढ़ता इधर उधर फैलता रहता है। तो वही से ही कोशिका है भैया, कभी चिपटी, कभी गोल, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी लंबी, कभी चौड़ी, ऐसे होती रहती है। अब उसके अंदर जो भरा गया है, जो आपने पानी भरा है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो आपने जिस पॉलीथीन में भरा है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और जो आपने छोटा सा बॉल डाला है उसको कोशिका का केंद्रक बोलते हैं। बस यही सारी चीजें हैं। तो हमने यहाँ पर एक केंद्र बना दिया, कोशिका का केंद्र बना दिया, ईस्ट का केंद्र बना। धीरे धीरे ये क्या होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है केंद्र खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जो केंद्र खींच करके ना ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 ये अलग हो जाएगा, यहां से ये अलग हो गया। समझ में आया? एक कोशिका थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसको दाना पानी मिला नहीं, धीरे धीरे वो अपने आप को केंद्र लेकर के अलग होने लगेगी। उसके बाद एक से दो, ऐसे जब ये छोटी हुई ना, ये छोटी हुई ना, उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो मुकुल यानी छोटी छोटी कली बन करके टूट रही है, छोटी छोटी कली बन करके। देखो हमने छोटा सा निकाला ना, ये छोटी छोटी कली बन के टूट रही है, तो इसको बोलते हैं मुकुलन। सही है, और ये किसमें होता है? ईस्ट में। इंपॉर्टेंट ये है होता किसमें है, ये याद होना चाहिए, तो ईस्ट में होता है। ठीक है भैया, और बाकी तो आपको बता दिए हैं। फंजाई में क्या होता है? बीजाणु संघनन। ठीक, अब आप मिला लीजिए, ये सारी चीजें सही है। ठीक, बाकी ये जितना भी बताया गया वो आपको याद होना चाहिए कि ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। पोटैटो में यानी आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। शैवाल में क्या होता है? खंडन होता है। और कवक में बीजाणु निर्माण होता है या बीजाणु जनन होता है। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। साइंस का जो नेचर है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा? हाँ, सही नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहा है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। सही नहीं है, ये आपको बताना है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये सही चीज है। अस्थायी है क्योंकि विज्ञान के बारे में जो पहले धारणा थी ना, वो अगर स्थायी होती तो आज जो धारणा है वो कैसे आ जाती है ना। जैसे हमने बताया कि 1800 शताब्दी तक एयर को सिर्फ एक चीज माना जाता था, उसमें सिर्फ एक गैस मानी जाती थी, लेकिन आज इतनी सारी चीजें हैं और हम गारंटी भी नहीं ले सकते हैं कि यही हमेशा बना रहेगा। हो सकता है कोई और आए उसमें कह दे कुछ और चीजें हैं, तो इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो ये सही बोल रहा है, सही है, लेकिन वो कह रहा है सही नहीं है, वो बताओ। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है फिलहाल। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, हाँ ये भी सही है, संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। अरे भैया, जैसे आप दो केमिकल को मिलाते हो, जिसको आप जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो, दो आपने मिला दिया, आपको पता है कि क्या होने वाला है, कुछ संदेह किया जा सकता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन कुछ नया हो जाए तो आप अचंभित हो जाते हैं, ये क्या हो गया है। इसका मतलब ये संदेह को बढ़ावा देता है। ठीक, आगे लिखा हो विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी सही है। विज्ञान
एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो किसी भी विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बताता है, उसी को विज्ञान बोलते हैं। तो ये विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, हम उसमें चीजों को नए नए तरीकों से सीखते हैं, इसका मतलब ये रचना करते हैं, तो ये भी सही है। आगे है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अरे भैया यहाँ कह रहे हो अस्थाई है, मतलब स्थाई नहीं है, यहाँ कह रहे हो स्थिर है, स्थिर तो नहीं होती ना। आज कुछ और, जैसे हम बता रहे हैं कि न्यूटन वाला है ना, कुछ साल पहले तक उसके मतलब न्यूटन से पहले तक जैसे अभी एग्जांपल दिया गया कि हवा के बारे में नहीं पता था, है ना, लेकिन अब कुछ और पता चल गया, हो सकता है कुछ और पता चल जाए आगे जा करके, तो इसका मतलब विज्ञान की प्रकृति स्थिर है? नहीं भैया, स्थिर नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। वही तो वो कह रहा कि कौन सा सही नहीं ये बताओ, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये डी वाला जो है वो सही नहीं है। अब डी किसमें है? ये डी वाले में सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, मतलब किस चीज का विकास जो है विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता का। आप जैसे विज्ञान कोई पढ़ेगा तो वो निष्पक्ष रहेगा, है ना, ये नहीं कि कोई उसको पलझाल ले जाए अपने बातों में। वो हमेशा, विज्ञान पढ़ने वाले हमेशा एक्सपेरिमेंट पे भरोसा करते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, इसका मतलब ये तो सही है। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाँ, विज्ञान पढ़ोगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप में उत्पन्न होगा ही, वैज्ञानिक स्वभाव भी आ जाएगा। स्थायी मानस प्रवृत्ति, स्टैटिक नहीं, स्थायी नहीं होता है भैया, ये गलत है। इसका मतलब जिसमें ए बी सी सही है वही आपका ऑप्शन सही है, ये बी वाले में ए बी सी सही है। ठीक है, विज्ञान पढ़ने वाला स्थायी मानस नहीं होता है, वो हमेशा प्रयोग पे डिपेंड करता है, प्रयोग करेगा उसके बाद बताएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोग एक ऐसे रोग जिनकी क्षमता होती है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की, वो चाहे जिसके द्वारा हो सकते हैं, चाहे शैवाल के द्वारा हो सकते हैं, चाहे कवक के द्वारा हो सकते हैं, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे जैसे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच सकते हैं। ठीक, या हो सकता है कोई रोग का वाहक हो, यानी कोई यहां से वायरस उठाया ले जाके दूसरे के शरीर में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि चेचक, जैसे आपने देखा होगा चेचक, उसके वायरस उड़ते रहते हैं, उनके करीब अगर रोगी के करीब जाओगे तो आपके ऊपर चिपक जाएंगे, आपको भी हो जाएंगे, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे वायरस उड़ते रहते हैं, और कुछ चीज जो है होते हैं रोग के वाहक होते हैं, यानी रोग फैलाने वाले होते हैं। जैसे मच्छर को ज्यादा माना जाता है, मक्खी को ज्यादा माना गया है। यहाँ बैठेगी मक्खी, यहाँ से वायरस उठाई, आपके शरीर में बैठ गई, वहां चिपक गया, उसके बाद हो गया। तो ये आपको बताना है कि संचारी रोग को कौन सा ऐसा वो है जो निरूपित करता है। चलो देखते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। मियादी बुखार, टाइफाइड, हाँ ये सही है। मलेरिया ये भी संचारी रोग है। रक्त क्षीणता, ये एनीमिया नहीं भैया, एनीमिया नहीं है। एनीमिया क्या होता है? जब आप कि खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, एक्चुअल में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। आपके हो सकता है शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हों लेकिन वो सही से फंक्शन ना कर रही हो, तब भी आपको एनीमिया का खतरा है। ठीक है, तो डॉक्टर को चेक कराइए, आरबीसी जल्दी से चेक कराइए, मेंटेन रखिएगा। ये रक्त क्षीणता जो होती है वो नहीं होती है भैया, वो संचारी रोग नहीं होती, इसलिए वो गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, टाइफाइड, हाँ ये सही है। स्वाइन फ्लू ये भी फैलता है, मलेरिया ये भी फैलता है, पोलियो ये भी फैलता है। अच्छा, यही वाला ऑप्शन जो है वो संचारी रोग को निरूपित करता है, सही है। अगर आप यहाँ पे बात करें डायबिटीज, तो डायबिटीज एक संचारी रोग नहीं है भैया, डायबिटीज एक संचारी रोग नहीं है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो समझ जाइए आपके क्या हो गया भैया, डायबिटीज हो गई। होती क्यों है? क्योंकि हमारे अभी हमने बताया कि जे आकार की जो स्टमक होती है उसके नीचे जो होता है पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज। होती क्यों है? क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारा जो स्टमक है उसके नीचे एक पैनक्रियाज होती है, पीले हल्के पीले कलर की होती है। वो
अगर वो इंसुलिन निकालना कम कर दे या बंद कर दे तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, यानी शुगर हो जाती है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। मियादी बुखार, ये तो फैलेगा, जब एक गलत है तो ये पूरा ही गलत माना जाएगा। और रक्त क्षीणता नहीं होती है भैया, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो सबका धज्जियानाश हो चुकी है ना भैया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सबसे पहले ये ग्राफ का मामला है, थोड़ा सा हम ग्राफ आपको बता देते हैं। देखो, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये तो पता ही होगा। इसने कहा है पिंड जो है एक समान वेग से गतिमान है, एक समान चाल से वो चल रहा है। अगर उसकी चाल मान लो कि 15 मीटर प्रति सेकंड है तो वो एक समान चाल से धीरे 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 चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब पहला ऑप्शन अच्छा है, आपको पढ़ के बताते हैं। देखो लिखा हुआ है इस गति का वेग समय ग्राफ, एक वेग समय ग्राफ बनाना है और एक है दूरी समय ग्राफ। यही दोनों ग्राफ आपको देखने हैं, चलो देख लो। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये है जो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और ये जो है दूरी समय ग्राफ। ये दो प्रकार के ग्राफ की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि ये जो है वो निरूपित कर रहा है समय को, मतलब आप इधर जाओगे तो समय धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, और मान लो कि ये जो है वो भी समय को निरूपित कर रहा है। यहां दूरी है तो ये चीज दूरी को निरूपित करेगी, और यहां पर वेग है इसलिए ये वेग को निरूपित करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आदमी या कोई पिंड यहां से चलना स्टार्ट करता है तो अगर इधर चलता है इसका मतलब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। मान लो उसका कुछ वेग है, मान लो यहां पर वेग है, तो समय के साथ वेग नहीं बढ़ रहा है, समय जो है समय के साथ समय बढ़ रहा है लेकिन वेग एक समान है। इसका मतलब समय आगे बढ़ा, वेग वही है, फिर भी वही है, फिर समय आगे बढ़ा, वेग वही है, वही है, सेम है। सही है, तो एक समान वेग से अगर कोई पिंड जो है वो गतिमान है तो उसका वेग समय ग्राफ ये रहेगा, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। अगर वेग बढ़ता तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते, मतलब ऐसे बनाते ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक समान वेग है। वेग अगर मान लो यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लो, तो ये इधर ही चल रहा है, धीरे 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 उसी स्पीड से चल रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है। अगर वेग कम होता तो हम ग्राफ को नीचे लाते, वेग बढ़ता तो ग्राफ को ऊपर ले जाते, और अगर वेग एक समान है तो ग्राफ सीधा जाएगा। सही है, समय तो बढ़ ही रहा है, समय के ग्राफ तो इधर जाएगा ही। अब यहां देखो, कोई भी चीज अगर एक समान वेग से चल रही है तो धीरे धीरे उसकी दूरी भी बढ़ेगी, समय भी बढ़ेगा। मान लो कि अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल जाएंगे, ठीक है, यहां पहुंच जाएंगे, और 2 घंटे में तो 10 हो जाएगा, अरे 2 घंटे में 10 हो जाएगा, 3 घंटे में तो 15 हो जाएगा, 4 घंटे में तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये सीधी लाइन है भैया, ये सीधी लाइन है, मान लो ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। अब इन्हीं दोनों ग्राफ की बात हो रही है, आराम से देखिएगा। चलो देखते हैं, कह रहा है कि इस गति का वेग समय ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। क्या ये इस वाले ग्राफ में कहां चला गया भैया, अरे ऐसा ना करो भैया, तकलीफ ना दो। चलो देखो, क्या इस वाले ग्राफ में y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, ये y अक्ष है, इसके समांतर कोई रेखा है? नहीं भैया, ये तो x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर नहीं है। इसका मतलब पहला वाला हो गया गलत, पहला वाला हो गया, ये वाला हो गया गलत। दूसरा देखो, इस गति का दूरी समय ग्राफ, कौन सा ग्राफ देखना है, दूरी समय, वो वाला देखना है। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, क्या इसमें y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? नहीं भैया, इसका मतलब ये भी हो गया गलत, दूसरा वाला भी गलत। कह रहा है इस गति का वेग समय ग्राफ पहला वाला x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। देख लो,
एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, इसका मतलब यही सही है, ये वाला सही है। ठीक, इस कह रहा है इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा है। अरे भैया कहां समांतर सरल रेखा है, नहीं है ना, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका ग्राफ कैसे बनता है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये है, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक इज। प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन। सबसे पहले समझते हैं प्रतिरोधी रोगाणु रोधक या सड़ांध विनाशक या एंटीसेप्टिक जिसको बोला जाता है वो होता क्या है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रीम है जो एंटीसेप्टिक क्रीम है, या कुछ ऐसा सलूशन होता है जिसको एंटीसेप्टिक सलूशन बोला जाता है। जैसे आपको चोट लग रही है और वहां पर धीरे धीरे वो सड़ रहा है, पक रहा है, खराब हो रहा है, तो वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम अगर आप लगाओगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो लगाने पर हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया को मार देते हैं या पूरी तरह उसको नष्ट कर देते हैं या पूरी तरीके से उसको रोक देते हैं, सड़ने नहीं देते हैं। तो ऐसे को बोला जाता है एंटीसेप्टिक। सही है, कोई ऐसी चीज रहे जो किसी भी हानिकारक पदार्थ को खत्म कर दे या उसको सड़ने से रोक दे तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब उसमें मिला क्या होता है, क्या चीज मिला होता है? तो उसमें मिला होता है आयोडीन। कौन सी धातु मिली होती है? आयोडीन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है मतलब डिप्रेशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो आपको बताना है। ओजोन परत के बारे में आपको पता है, समताप मंडल में एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो लगभग है तो दो में, लेकिन सप्ताह मंडल में नाम उसका आता है क्योंकि 90% लेयर उसी में पाई जाती है। अपनी पृथ्वी यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई उसकी है वो मान के चलो 32 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे ज्यादा पाई जाती है ओजोन लेयर। वो उसका काम क्या है? जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो विनाशकारी होती हैं शरीर के लिए, शरीर को नष्ट कर देंगी, बहुत सारे रोग का कारण बनती हैं, उनको वो लोग रोकती हैं। और अगर पूछे कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बहुत ही आसान है। जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण अगर गिरती है तो वो खुद ही ओजोन लेयर बन जाती है। सही है, बनती है ऑक्सीजन से और रोकती है, बनती है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से और फिर बनने के बाद उसी को रोकने लगती है। सही है, और ओजोन का जो अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो O3 होता है। 3 अणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के होने चाहिए। ठीक, चलो भैया, अब ये किसके कारण होता है? तो उसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धीरे धीरे ओजोन लेयर जो हो रही है वो खराब हो रही है, धीरे धीरे उसमें होल हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट नेम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी टू। क्या होनी चाहिए, उसका क्या मतलब मायने रखता है, मतलब वो क्या करता है, क्या रोल होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग। अच्छा, प्रोडक्ट यानी क्या वो कोई सेलर है क्या? प्रोडक्ट टीचिंग मतलब कोई चीज आए कि भैया ये सोल्यूशन है, ये खरीद लो, ये प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग है, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज, यानी सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास। देखो एनसीएफ ने तो खास तौर से मना कर दिया है रटने पर, एनसीएफ 2005 ने तो खास तौर से मना कर दिया है रटने पर। रटन तो विद्या काम नहीं देगी, इसका मतलब ये गलत है। आगे लिखा हुआ है इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। उच्च संज्ञानात्मक आप प्रश्न करो, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ये भी गलत है। ये वाला है प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। हाँ, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। छात्रों को ज्यादा से ज्यादा चांस तो वो खुद करके सीखें, अलग अलग तरीके से सीखें,
जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई भी शिक्षण जो है वो सफल नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है, कौन सी अच्छी मानी जाएगी? तो देखो, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी है वो सीख रहा है, वो सीखना चाह रहा है, तो उसके प्रति सच्ची होनी चाहिए। सही बात है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो फिलहाल सही है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, जो उसके आसपास लोग हैं या जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो हवा है, जो गैसें हैं, उन सब के प्रति सच्ची होनी चाहिए। इन्हें कि झूठा बता दो, काला और सफेद मिलाओगे पीला बन जाएगा, भैया ये सब ना बताना। इसका मतलब पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए नहीं। एनसीएफ 2005 ने शिक्षक को समझ लो एकदम साइड से निकाल के फेंक दिया है। अगर पूरे ज्ञान को एक कमरे में बंद किया है तो शिक्षक को दरवाजा खोल करके बाहर भगा दिया गया है। इसका मतलब शिक्षक का आधारित कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आगे है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। हाँ भैया ये तो होना ही चाहिए। इसका मतलब कौन सा सही है? ए बी डी, ए बी डी किसमें है? ए बी डी, बी सी गलत, ए बी सी ये भी गलत, केवल डी ये भी गलत, ए बी डी लास्ट वाले में सही है, ये सही माना जाएगा। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सही कथन को पहचानिए। इसमें से सही कथन कौन है? लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। देखो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण जो हम अपने घरों में लगाए रहते हैं, जो चेहरा ओरा देखते हैं, है ना। एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको पता है कैसे बनता है? ऐसे बनता है, इधर जो है पॉलिश किया हुआ तल रहता है और इधर परावर्तक तल रहता है। अगर यही ऐसे रहे, इधर पॉलिश रहे और ये परावर्तक तल रहे, तो उसको बोलते हैं अवतल, और ये है उत्तल। तो दर्पण तीन प्रकार के हुए, एक समतल जो मिरर आप अपने घर में लगाते हैं, एक उत्तल जो आप वहां लगाते हैं, जैसे कोई बाइक वाइक चला रहा है, कोई गाड़ी उड़ी चला रहा है तो उसमें लगाते हैं, और अवतल दर्पण इसका यूज जो है वो डॉक्टर वगैरह करते हैं कान में कुछ देखने के लिए, नाक में कुछ चला गया है, दांत में कुछ है, इन सबको देखने के लिए। ठीक है, अब यहां से ध्यान से सुनना, समतल दर्पण जो होता है ना, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। जैसे अगर आप शीशे में देखो तो अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी ना पैर ऊपर सर नीचे चला जाएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। वो दूरी पे डिपेंड करता है, कितनी दूर है कितनी पास है। समझ में आ गया यहां तक? दूसरी चीज, जो समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, आभासी प्रतिबिंब बनता है। सर जी ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हाँ, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तव में प्रतिबिंब, हम खड़े हैं हमारा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में तो हम तो दिखाई देंगे नहीं। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और एक ऐसा प्रतिबिंब जिसको किसी पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे हम दर्पण में देख रहे हैं, हम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा फिगर उसमें दिखाई दे रहा है, क्या किसी पर्दे पे बन सकता है? नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमारा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, आभासी। तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। सही है, वो दूरी पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज, सर जी अगर समतल दर्पण है तो जितनी दूर हम रखे हैं शीशे की दूरी उतनी ही दूर बनेगा, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में ये दोनों अलग अलग होता है। तो इतनी चीज याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सही है, एकदम 101% बात सही की है इसने। दूसरा वाला क्यों गलत है? उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अरे भैया गलत है। उत्तल दर्पण, क्या आप
वहां देखे हो शीशे में, गाड़ी के शीशे में देखोगे कोई अगर बाइक चलती हुई आ रही है तो क्या टायर ऊपर रहेगा? ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, हमेशा सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब, अरे भैया हमेशा सीधा बनाता है, इसका मतलब ये गलत है। आगे बोला है अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अरे नहीं भैया दोनों बना सकता है, उल्टा भी बनाता है सीधा भी बनाता है, इसका मतलब ये गलत है। सही है, जितनी चीजें बताई गई सब एनसीईआरटी की हैं, याद कर लेना अगर पूरा मार्क्स लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। मतलब कोई अगर विज्ञान सीखना चाहता है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ये आपको बताना है। देखते हैं, कह रहा है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। कुछ देर के लिए सही है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ देर के लिए सही है, इसको फिलहाल रोकते हैं। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, ये तो उससे अच्छा है, इसका मतलब ये गलत और ये वाला सही है। सबसे पहले यही करो कि सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। उसको कैसे ऐसा बनाओ कि वो सीखने में जुड़ जाए, कैसे ऐसा बनाओ, कोई आप अगर वो कर रहे हो जैसे प्रैक्टिकल करवा रहे हो तो उसको जोड़ो, ये नहीं कि उसको साइड में खड़ा रहे आप करके दिखा दो, नहीं, उसको उसमें इन्वॉल्व करो, उससे क्वेश्चन पूछो, तो वो जो शिक्षण होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है और उससे बहुत ज़्यादा सीख भी मिलती है। और ये क्यों गलत है, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा थोड़ी ना होता है भैया, सिर्फ समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, अच्छा उसको कुछ आता भी नहीं, विज्ञान की पुस्तक दे दो क्या समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वाला है, यानी सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी को प्रकाश का परावर्तन सिखा रहे हैं तो क्या चीज कराएंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है। देखो क्या है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट दिखा दो सीख जाएगा, नहीं भैया। चार्ट बुक में दिखा दो क्या सीख जाएगा, बुक दिखा दो कोई चार्ट पेपर दिखा दो सीख जाएगा, नहीं, ये नहीं सही है। आगे है सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, ये सबसे अच्छा है। खुद उसको परावर्तित करके देखे और उसका निष्कर्ष निकाले कि हाँ ऐसे परावर्तन होता है, ये देखो वापस आ रही है, ठीक है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा। अच्छा इसमें देखो संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, अरे भैया सिर्फ प्रश्न पूछने से उसको थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखा करके सिर्फ वीडियो दिखा दो उसमें कुछ बताओ ना, तो ये गलत है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा ना तब ज्यादा सीखेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वाई आर फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कहीं कहीं दिखाया जाता है कि चलो आप दिखाएं, ये पार्क में दिखाएं, ये सारी चीजें, या इलाहाबाद में ले जा करके उसको कुछ और दिखा दो, है ना भैया, बहुत सारी चीजें दिखाने लायक है इलाहाबाद में, है ना। तो चलो नक्षत्रशाला भी है वहीं दिखा सकते हो, तो वो क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा कराया जाता है, वो चीजें देखो। कह रहा है कि इट इज इजी टू कंडक्ट, इसका संचालन आसान है इसलिए लोग बाहर ले जाते हैं, नहीं भैया ये तो गलत है। आगे है ये विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है, सही है, कुछ देर के लिए सही है, विज्ञान की जानकारी तो इकट्ठा करता है, लेकिन क्या इससे भी अच्छा है, देखते हैं, ये सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। अच्छा ये थोड़ी ना हो सकता है, मेहनत की आदत के लिए ले चलो उसको दौड़ाओ, 15 किलोमीटर पैदल चला लो, मेहनत की आदत हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आगे लिखा हुआ है ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, हाँ इससे अच्छा ये वाला है। विज्ञान में जितना वो खुद से करेगा उतना अच्छा सीखेगा, उतना ज्यादा सीखेगा, उतना वो ऑथेंटिक चीजें सीखेगा, ठीक है। किसी के बताए हुए रास्ते पे चलने से अच्छा है खुद करके चलो, विज्ञान ये कहता है, ठीक। चलो देखो भैया क्वेश्चन नंबर आ गए 18, क्या है क्वेश्चन, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है जिसमें एक तार हो, एक सेल हो, एक छोटा सा बल्ब हो, ये सबसे छोटा परिपथ बन गया, ठीक है। जैसे देखो ये तार है और यहाँ मान लो ये बल्ब है, नन्ना मुन्ना सा छोटा सा, ठीक है, और यहाँ पर ये ले आओ सेल लगा दो, ये हो गया।
तैयार हो गया। अरे भैया इसको पूरा ना समझिएगा, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या रहता है। चलो ये बल्ब तैयार हो गया, ठीक, ये परिपथ हो गया। इसी को परिपथ बोलते हैं। एक सेल, एक वायर और एक बल्ब हो, छोटा सा परिपथ तैयार है। परिपथ से डरिएगा नहीं, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। अच्छा ठीक है, तार नहीं तो हमसे ले लो। परिपथ को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? तार की जगह पे क्या चीज लगा सकती है वो आप बताओ। स्टील का तार लगा सकती है? हाँ सर जी, अगर स्टील का तार यहां लगा देगी तो उसमें से विद्युत जो है वो क्रॉस होता रहेगा, मतलब चलता रहेगा, विद्युत का चालन होता रहेगा। ठीक। कांच की छड़ ये तो विद्युत का कुचालक है भैया, सुचालक नहीं है। विद्युत का कुचालक, उससे कहां विद्युत पार हो पाएगा? क्या यहाँ करंट छुआ यहां आ जाएगा? नहीं, विद्युत का कुचालक होने की वजह से विद्युत उसमें से क्रॉस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये गलत है। रबड़ का पाइप, ये भी गलत है। मोटा धागा, ये भी गलत है। इसका मतलब स्टील का तार वहां पर यूज किया जा सकता है। सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपसे मेनली ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है और कौन सा ऐसा है जो विद्युत का कुचालक है। सही है। सुचालक वाला आप बता दो, कुचालक वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड चींटी के दंश में होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने भर भर के 3-4 लाइन का वो पूरा दिया हुआ है, हम चारों इसमें लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले चींटी के दंश में फॉर्मिक एसिड होता है, ये सही हो गया। अगर कोई पूछे कि ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ होता है तो याद कर लो और कहीं पर नोट कर लो, ये एनसीईआरटी ने बताया है कि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो पालक में होता है। एनसीईआरटी ने बताया है, ये कभी भी पूछ सकता है, लाइन बाय लाइन पूछता है, तो पालक तो याद कर लेना। एसिटिक अम्ल जो होता है वो उन्होंने जो बताया वो सिरके में बताया है। होता कई जगह है, हम लिखवा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने बताया वो जरूर लिखो, सिरका में। एस्कॉर्बिक एसिड, सर जी ये इन्होंने जो बताया है वो बताया है आंवले में। आंवला और साथ में सिट्रस फल में बताया है, यानी जो खट्टे फल हैं उसमें। ये इतना तो याद होना चाहिए क्योंकि बहुत कम हमने लिखवाया है, इतनी चीजें तो याद होनी चाहिए। ऑक्सैलिक पालक में, एसिटिक सिरके में, एस्कॉर्बिक आंवला और सिट्रस फल, ये उन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा है तो हमने भी लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? दूरी मापने के मात्रक है, ये आपको बताने हैं। पहले में है क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर, यानी बालिस्त। बालिस्त का मतलब बिस्ता। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को एक बिस्ता कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक। कुछ लोग ऐसे बिस्ता नापते हैं, ऐसे ऐसे नहीं सही भैया, ऐसे ऐसे मेजर किया जाता है, ऐसे। सही है। चलो ये बालिस्त, ये दूरी नापने के काम आता है, इसका मतलब ये तो सही है। वर्ष, ये तो समय की इकाई भैया, समय वर्ष में नापा जाता है ना, इसका मतलब ये गलत है, तो ये गलत हो गया। और आगे बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे भी दूरी नापी जाती है, इससे भी दूरी नापी जाती है, इससे भी दूरी नापी जाती है। प्रकाश वर्ष है, समय ना समझिएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि निर्वात में एक साल में लाइट जो है जितनी दूरी तय करेगी, जितनी दूरी तय करेगी उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष, उस दूरी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। अभी आपको पता है कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 7 या लगभग 8 सेकंड का समय लेता है। तो भैया अगर वही प्रकाश निर्वात में 1 साल तक चलता रहे तो कहां तक पहुंच जाएगा? बहुत दूर पहुंच जाएगा। सही है। तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी इकाई है ये दूरी मापने की। अगर कोई कहे कि सर जी अगर ये सबसे बड़ी इकाई नहीं है तो बताइए सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी मापने की? तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है, जिसमें लगभग 3.25 या 26 भी लिख सकते हो। लीप ईयर, ओ सॉरी लाइट ईयर, लीप ईयर नहीं, प्रकाश वर्ष होते हैं। सही है। बालिस्त दूरी नापने की, मीटर दूरी नापने की, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी नापने की है। प्रकाश वर्ष से बड़ी भी एक इकाई है पारसेक, जिसमें 3.25 लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। सही है, ये याद होना चाहिए। अच्छा ये मीटर, ये तो दूरी के हैं, चलो ठीक है। हर्ट्ज, ये तो आवृत्ति की मापने की है भैया, फ्रीक्वेंसी नापने की है। बालिस्त, ये सही है, इसका मतलब इसमें एक गलत है, इसमें भी देख लो भैया प्रकाश हर्ट्ज लिखा हुआ है। सही है, समझ में आ गया। प्रकाश वर्ष एक दूरी नापने की इकाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि समीर अपने कंचे यानी गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और
समाचार पत्र पर लुढ़कता है, लुढ़काता है, लुढ़कता नहीं लुढ़काता होना चाहिए। कंचे पर लगने वाले घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होंगे? किसमें? घर्षण बल के बारे में पूछा है और बढ़ते क्रम में बोला है। बढ़ते क्रम में घर्षण बल का मतलब होता है जब किन्हीं भी दो सतहों के बीच में आप ऐसे से रगड़ोगे ना तो एक बल कार्य करता है जो रोकता है उस चीज को, ठीक है, उस बल को घर्षण बल कहा जाता है। घसने पर जो बल लगता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। सही है। जितना सतह जो है खुरदरी रहेगी घर्षण बल उतना ज्यादा रहेगा। सही है। और जितना सतह चिकनी रहेगी उतना घर्षण बल कम रहेगा। तीन चीजें हैं। सेलोफेन सीट, ये क्या होती है? सेलोफेन सीट आपने देखा होगा दीवार पे पन्नी उन्नी लगाई जाती है ना, पॉलीथीन, वो एकदम देखो चिकनी होती है। सही है, आपने देखा होगा ना। अरे भैया आपने देखा होगा वो कवर जो आता है, कवर आपने अपनी बुक पे चढ़ाया होगा ना, उस कवर को ही सेलोफेन कहा जाता है भैया। और क्या, आजकल वॉलपेपर भी आ गए हैं देखो एकदम चिकने चिकने, उन्हीं को सेलोफेन कहा जाता है। सीट। कालीन, कालीन तो बहुत खुरदरी होती है। जितना आपका सतह खुरदरा रहेगा उसमें घर्षण बल उतना ज्यादा। तो बताओ कालीन में ज्यादा कि सेलोफेन में ज्यादा? कालीन में ज्यादा, सेलोफेन में सीट में कम। और समाचार पत्र भी है तो समाचार पत्र ना वो एकदम चिकना होता है ना वो एकदम खुरदरा होता है, यानी बीच का है। सही है। तो सबसे ज्यादा जो घर्षण बल लगेगा वो कालीन में लगेगा, दूसरे नंबर पे समाचार पत्र में लगेगा और तीसरे नंबर पे सेलोफेन सीट पे। अब देखो कौन सा सही है। पहले समाचार पत्र, ये गलत है। सेलोफेन सीट पहले नंबर पे है, गलत है। अच्छा, बढ़ते क्रम में, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, सबसे कम पहले होना चाहिए। सेलोफेन सीट, समाचार पत्र, कालीन, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे कम सेलोफेन सीट पे, उसके बाद समाचार पत्र पे, उसके बाद कालीन पर। सेलोफेन सीट कालीन बीच में है इसलिए ये गलत, और यहां पर समाचार पत्र सेलोफेन सीट कालीन बाद में है इसलिए गलत। सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम में बिटुमेन ये उप उत्पाद है, स्नेहक तेल ये भी है, पैराफिन मोम ये भी है, लेकिन कोक जो है वो नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोक एक्चुअल में कोयले का होता है, कोयले का एक हल्का सा ग्रे कलर का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जो लोहे को गर्म वरम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसको कोक बोला जाता है। सही है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये कोयले का उत्पाद माना जाता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। वही जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, और क्लोरोफिल अगर है तो वो चीज हरी रहेगी, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर हरा होता है या किसी किसी पौधे में हल्का सा लाल होता है। तो ये मान के चलो कि जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और जो हल्के से लालौछे टाइप के होते हैं ना वो भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब देखो इसमें से किसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? तो ये है कवक। कवक हरा नहीं होता है भैया, राइजोबियम ये भी नहीं है, वायरस ये भी नहीं है, शैवाल जो होते हैं वो हरे कलर के होते हैं। देखो यहाँ हरा कलर है, इसका मतलब आपने देखा होगा नदी के किनारे चले जाओ या तालाब के किनारे चले जाओ, गड़ाई उड़ाई के पास चले जाओ, देखो हरा हरा शैवाल लगा रहता है ना, तो वहां सूरज का प्रकाश भी आता है, जल भी नीचे से मिलता रहता है, उनके पास क्लोरोफिल है, तो वो प्रकाश संश्लेषण आराम से उनकी क्रिया करते रहते हैं। इसका मतलब शैवाल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही लोग कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवी भालू को चरम शीत अवस्थाओं में के अनुकूलन बनाने में सहायता करते हैं? यहाँ पर ध्रुवी भालू बना हुआ है, ये रहता है पोलर बियर है भैया, ये पोल पे रहता है, नॉर्थ पोल पे रहता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो इनमें भगवान ने इनको क्या क्या दे दिया है कि वो ये लोग वहां रह सकते हैं उन सब के सहारे। वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं देखो, सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। सफेद लंबे बाल, हाँ सही है, जितने घने बाल रहेंगे उतना ज्यादा उतना ठंडी कम लगेगी। जैसे आपने देखा होगा आपको ठंडी लगती है तो आप ऊन का
पहन लेते हैं 2-4, है ना भैया। उसके बाद देखो मोटा हो गया, अब तो नहीं लगेगी ठंडी। इसका मतलब वो लोग ठंडी से बचाने के लिए इनके पास सफेद बाल होते हैं। मुड़े हुए लंबे और पहने नाखून होते हैं। पंजा, अगर ऐसे करके चलेंगे ना, ऐसे करके, तो नीचे से ठंडी सोखेगी। आप कभी ठंडी में बिना चप्पल के निकल के देखिए, कितना अच्छा एहसास होगा। तो उनके पास तो जूता उता होता नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास नाखून होता है, नाखून ऐसे निकाल लेते हैं और पंजे का ये एरिया ऊपर उठ जाता है, नाखून जमीन पर टच करता है, पंजा थोड़ा ऊपर रहता है, तब वो चलते हैं। यानी ये भी ठंडी से बचाता है। और त्वचा के नीचे वसा की परत, त्वचा उनकी बहुत मोटी होती है, उनके नीचे एक फैट की लेयर बनी रहती है। फैट जो रहता है वो चीज़ों को गर्म करता है, गर्म करता है। अगर कोई मोटा आदमी है तो देखो उसको ठंडी कम लगती है, क्योंकि उसके पास फैट बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब यही ऑप्शन उसको सही है। और सफेद बाल, अरे भैया सफेद बाल और काले बाल से होने से क्या फर्क पड़ता है, उससे थोड़ी ना ठंडी गर्मी कम होगी। बालों की परतें, चपटे पैर, अरे भैया चपटे पैर रहेंगे तो नीचे से सोखता रहेगा, चपटे पैर गलत है। और इसमें सफेद चपटे पैर, हो क्या चपटे पैर कर रहे हो, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, ठीक है अच्छी बात है, प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है। कक्षा ताप जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वो इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, जो T1 यानी पहले वाले पर T1 है, दूसरे वाले पर T2 है और तीसरे वाले पर T3 है। मतलब कहने का यह है, प्लास्टिक का ताप T1 है, लकड़ी का ताप T2 है और धातु का ताप जो है वो T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है, ये आपको बताना है। देखो एक कमरा है, उसमें 3 तरीके का है, एक प्लास्टिक है, एक लकड़ी है, एक धातु कोई भी है। रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब उन तीनों को रख करके एक रात रखा गया, सुबह आकर के देखा गया है T1, T2, T3 कैसे कैसे टेम्परेचर है। आप खुद सोच के देखो, अगर उन तीनों पर सिर्फ रूम का टेम्परेचर आ रहा है तो वो उतने ही गर्म होंगे जितना रूम का टेम्परेचर रहेगा। तभी तो आपने देखा होगा कोई लोहे की वस्तु है, गर्मी में गर्म हो जाती है, ठंडी में ठंडी हो जाती है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जैसा रहेगा वैसा वो बन जाएगी। सही ना भैया। एसी वाले रूम में देखोगे गर्मी में भी कुछ चीजें ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि वो अंदर का टेम्परेचर ठंडा है। अब अगर हम उसको बाहर से टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, लोहा लकड़ी कुछ भी हो, अगर हम बाहर से टेम्परेचर उसको नहीं दे रहे हैं, उसको गर्म वरम नहीं कर रहे हैं, तो सबका टेम्परेचर बराबर रहेगा। तो वही वो पूछ रहा है कौन सा सही है, T3 ज्यादा, T2 ज्यादा और T1 सबसे कम, क्या ये सही है? नहीं भैया, तीनों का टेम्परेचर बराबर रहेगा, क्योंकि आपने किसी एक को अलग से नहीं दिया, तीनों को एक रूम में बंद करके छोड़ दिया था, तो तीनों पे बराबर बराबर टेम्परेचर लगेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ तीनों का टेम्परेचर यानी तीनों का ताप जो है वो बराबर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? T1, T2, T3 तीनों बराबर रहेंगे। अगर यही होता कि धातु के चम्मच को हम अलग से गर्म कर रहे हैं तो T3 बढ़ जाता। सही है, तो ये याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। कह रहा है किसी ईंधन के इतने किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर इतने जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन के का कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान कितना होगा? बहुत ही आसान है फार्मूला। ऊष्मीय मान बराबर होता है ऊर्जा और उसका द्रव्यमान, नीचे रहेगा द्रव्यमान, यानी एनर्जी अपॉन में मास। सर जी एनर्जी कितनी है? 1.665 गुणे 10 की घात 8 और बटे में 3.7। सही भैया, यहां तक समझ में आ गया। हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, लो ये हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये 10 इसमें ले लो। अच्छा चलो जाने दो, 8 1 9 हो गया, 1.665 गुणे 10 की घात 9। अरे 8 यहाँ 1 यहाँ तो 9 हो गई ना, ये हो गया 37। इस दशमलव को हटाने के लिए 3 जीरो की जरूरत है, इसका मतलब इसके पास 1665 गुणे 10 की घात 3 सॉरी 10 की घात 6। इस दशमलव को हटाने के लिए 3 जीरो की जरूरत थी, हमने 3 इससे लिया, इसके पास 9 जीरो हैं तो 3 जीरो हमने ले लिया, इसके पास 6 जीरो बचेंगे, बटे में 37
अच्छा, 37 का पहाड़ा 1665 में कितनी बार जाएगा देखते हैं। बहुत तगड़ा है भैया। 37 चौका कितना होता है, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 148, 16 में से 8 गए 8, 1 और 5 बार लेके जाए 5 बार, 5 सते 35, 3 5 तिहाई 15, 3 18, ओहो कट गया। इसका मतलब 45 आया है, 45 और गुणे में 10 की घात 6। कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा 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 अच्छा, दिक्कत ये हुई है कि ये है किलोग्राम, यहां ग्राम में होना चाहिए, यहां ग्राम में होना चाहिए भैया। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई है, बहुत जल्दी में थे ना, है ना, इसलिए दिक्कत हो गई है। चलो यहीं पे बना देते हैं। ये हो गया, क्या हो गया, ग्राम। ये 10 से भाग, सही है। अब थोड़ा आराम से देखो। ओहो, चलो यहां से इरेज करते हैं, यहां से इरेज करते हैं भैया, गलती हो गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। देखो वैसे तो अब ये करने की जरूरत नहीं, पूरा मिटा दे भैया। लो चलो देखते हैं। ऊर्जा है 1.665 गुणे 10 की घात 8 और बटे में है, कहाँ चला गया, हाँ ये देखो है 3.7 गुणे में इतना, सही है। अब ऊपर आ गया 1.665 गुणे में 10 की घात 8 और नीचे आ गया 3700। 2 जीरो इसके पास है, 8 जीरो इसके पास है, तो कुल मिलाकर के 6 ही जीरो बचा, इससे कट गया तो इतना। अच्छा, एक साथ में 6 में से 3 और निकल गया, 3 बचा। थोड़ा सा जल्दी कर दे रहे हैं, ये 45 गुणे 10 की घात 3, इसका मतलब उत्तर आया, अब इतनी भी जल्दीबाजी ना करें है ना भैया, इतना 45,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ठीक है। आप कर लीजिएगा, बस खाली वो दिक्कत हो गई थी, वो किलोग्राम में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। मान लो ये मायरा का घर है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ये उसकी सहेली का घर है। वो जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाती है। जब जा रही थी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी और जब आ रही है तो वही स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल, औसत चाल देखो भैया, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट औसत चाल का फार्मूला होता है, आयोग हो योग क्या लिख रहे हो, औसत चाल। ध्यान से देखिए, हम पूरा समझा भी सकते हैं लेकिन अभी जल्दी में है इसलिए डायरेक्ट, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है फार्मूला। उसी फार्मूले को तोड़ मरोड़ के ऐसा लिखा गया है, 2 गुणे में पहली चाल, मान लो ए है, गुणे में दूसरी चाल और बटे में पहली चाल प्लस दूसरी चाल, यही फार्मूला होता है। कैसे बना है, बहुत ही आसान है सर जी, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही करना है। देखो कुल दूरी तो पता है, 5 जाने में 5 आने में तो ऊपर 10 हो जाएगा, लेकिन कुल समय निकालने के लिए जाने का समय अलग निकालना पड़ेगा, आने का समय अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 5/12, 5/12 पहला समय होगा, दूसरा समय 8/12, दोनों को जोड़ेंगे टोटल समय हो जाएगा, सही है। तो बस यहां देखो ऐसे फार्मूला याद कर लो, काम खत्म। 2 गुणे पहली चाल कितनी है 12, दूसरी 8, नीचे 12 धन 8। सॉल्व करते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी 2 गुणे में 12 गुणे में 8 ऐसे ही गोद दिए, नीचे 20, 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, इतना आ गया, दशमलव में आ रहा है। अच्छा देखते हैं कहाँ है भैया, 12 चौक 48 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 3 हासिल 5 36, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। कौन सा सही है,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।